चलिए, यहाँ से टॉपिक छूटा था। अभिप्रेरणा के घटक, आवश्यकताएं, अंतर्नोदन और प्रोत्साहन। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसे अंतर्नोदन, ड्राइव और प्रोत्साहन की अपनी भूमिका होती है, इसलिए इन्हें अभिप्रेरणा के घटक कहते हैं। अतः हमें सर्वप्रथम आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन के अर्थ समझना आवश्यक है। इसके बाद अभिप्रेरणा में इन तीनों की भूमिका को समझना आवश्यक है। अतः इन तीनों का अर्थ एवं भूमिका प्रस्तुत है। आवश्यकता। आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक होती है। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता अनुभव होता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, शारीरिक अथवा जैविक और मनोसामाजिक। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता, जैविक आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन, जलवायु, मल मूत्र विसर्जन आदि। और मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं जैसे आत्मसम्मान, समाज स्तर, आर्थिक स्तर आदि। ये आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती हैं और वह उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है और तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। उदाहरणार्थ भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अनुभव होती है। यह उसमें एक तनाव उत्पन्न कर देता है और इस तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है और यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक चलती रहती है जब तक भोजन प्राप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए, बोरिंग और लैंगफील्ड ने आवश्यकता को तनाव के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए इनका परिभाषा क्या है। आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उसकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। ए नीड इज टेंशन विद इन एन ऑर्गेनिज्म विच tends to organize the field of organism with respect to certain incentives of goals and to initiate activity directed toward their attainment. बोरिंग एंड लैंगफील्ड। अंतर्नोदन और चालक क्या होता है? अंतर्नोदक को बोलते हैं चालक। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे चालक कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना एवं पानी की आवश्यकता होने प्यास लगना आदि। ये अंतर्नोदक आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करते हैं। जैसे भूख लगने भोजन की तलाश करना, प्यास लगने पानी को प्राप्त करने की प्रयत्न करना। शेफर तथा अन्य ने इसे परिभाषित किया है, शेफर एंड अदर्स। चलिए देखते हैं। अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपन है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की भांति है। समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। देखिए, ए ड्राइव इज द स्ट्रॉन्ग एंड persistent stimulus that demands an adjectives response, safer and others। चलिए प्रोत्साहन देखते हैं। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अंतर्नोद अथवा चालन को शांत करता है। जैसे भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन और भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। हिलगार्ड ने इसे आंतरिक रूप से परिभाषित किया है। सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने पर अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। हिलगार्ड का डिफिनीशन क्या है? सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने की तीव्रता कम होती है। In general, an appropriate incentive is that which reduce the intensity of a drive। ये किसका डिफिनीशन है? हिलगार्ड का। अब देखिए, आवश्यकता और अंतर्नोदन और प्रोत्साहन में संबंध, रिलेशन इन नीड, ड्राइव एंड इंटेंसिटी। हिलगार्ड। अब देखिए, इन तीनों को मिला के एक संबंध जो दिया गया है, तीनों संबंध बड़े सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। देखिए, कौन मनोवैज्ञानिक? हिलगार्ड ने ही किया है। आवश्यकता अंतर्नोदन को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? अंतर्नोदन को। अंतर्नोदन बढ़े हुए
तनाव की स्थिति है जो क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन बाह्य पर्यावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और इस प्रकार संतुष्टि की क्रिया द्वारा अंतर्नोद को कम करती है। अब देखिए नीचे दिया गया एक डायग्राम। अभिप्रेरणा के इस चक्र में निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा देखा समझा जा सकता है। तो देखिए पहले क्या है, नीड है, नीड के बाद ड्राइव्स अंतर्नोदन, फिर क्रिया एक्टिविटी हुई, फिर इंटेंसिटी प्रोत्साहन मिला, आवश्यकता की पूर्ति हुई सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। ठीक है, ये चलता रहेगा। फिर हमको आवश्यकता होगी, फिर अंतर्नोदन होगा, क्रिया होगा, प्रोत्साहन होगा, आवश्यकता की पूर्ति होगी, फिर ऐसे ही ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है, तीनों में संबंध किसने बताया है? हिलगार्ड्स ने। अब देखिए अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के समांतर दो वर्गों में विभाजित किया गया, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरकों जैसे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम आदि के कारण उत्पन्न होती है अथवा जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। बाह्य अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति में बाह्य अभिप्रेरकों एक्सटर्नल मोटिव्स जैसे आत्मसम्मान प्राप्त करने, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने एवं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज व जैसा आदि बनने की इच्छा के कारण उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न की जाती है। अब देखिए परंतु हमारी दृष्टि में प्रेरणा का यह वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में चाहे आंतरिक अभिप्रेरण से उत्पन्न की जाए या बाह्य अभिप्रेरकों से उत्पन्न से, उसका स्वरूप तो आंतरिक ही होता है। यहाँ तो व्यक्ति में आंतरिक ऊर्जा अथवा शक्ति के रूप में ही विकसित होती है जो उसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने के लिए प्रेरित करती है, उसे कार्य विशेष करने की ओर ढकेलती है। ढकेलने शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि प्रेरणा व्यक्ति को कार्य विशेष करने के लिए उकसाती है, विवश करती है। शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। शिक्षार्थियों का विद्यालय में आना इस बात का द्योतक होता है कि वे सीखने के लिए अभिप्रेरित हैं, पर कितने अधिक अथवा कम यह दूसरी बात है। उसकी इस अभिप्रेरणा की पीछे कोई एक अभिप्रेरक भी हो सकता है, दो अभिप्रेरक भी हो सकते हैं या दो से अधिक अभिप्रेरक भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। हो सकता है कि कुछ शिक्षार्थी अपनी इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए विद्यालय आते हों। हमें जानते हैं कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, जो हो सकता है कुछ विद्यार्थी इस मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए विद्यालय आते हों। यह भी हो सकता है कुछ विद्यार्थी मित्रों की संगत के लोभ से विद्यालय आते हों। कुछ विद्यार्थी खेलकूद सुविधाओं के कारण भी विद्यालय आ सकते हैं और कुछ विद्यार्थियों के लिए समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों का उच्च स्तर होना उनकी अभिप्रेरणा का आधार हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों इनमें से किसी एक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित हो सकते हैं और कुछ एक से अधिक अभिप्रेरकों से। कोई विद्यार्थी चाहे एक अभिप्रेरक से भी अभिप्रेरित हो, चाहे एक से अधिक अभिप्रेरकों से, वह जितना अधिक अभिप्रेरित होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सुचारू रूप से चलेगी और सीखना भी उतना ही अधिक अस्थायी होगा। अब विद्यार्थियों के सीखने के पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का विकास किया। पहला विधि कौन सा है? पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशलों की उपयोगिता, मतलब उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो उपयोगिता का अभ्यास होगा, वे सीखने के लिए उतने ही अधिक मतलब सिखाया जाएगा। पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशलों के प्रशिक्षण का उद्देश्य, किस उद्देश्य से उनको क्या सिखाया जा रहा है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, उनका नीड्स क्या है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर मतलब क्या चाहते हैं, कौन से व्यवसाय करना चाहते हैं या क्या। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सीखेंगे। कक्षा का वातावरण, क्लास क्लाइमेट। कक्षा का वातावरण विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। सुंदर कक्षा, शुद्ध हवा, पर्यावरण, हेन तेन। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ सस्टेनेबल टीचिंग मेथड का यूज हो। शिक्षक का व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर, प्रशंसा एवं निंदा, प्रेज एंड ब्लेम, पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट,
प्रतिद्वंदिता एवं प्रतियोगिता, रिवरली एंड द कंपटीशन, सफलता का ज्ञान, ये सब क्या है, मोटिवेशन के हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हेडिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।